तो हम लोग बोरन के बारे में और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनना बेटा, बोरन के कुछ और होते हैं, जिसमें एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसोराइट। एक और होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? रेसोराइट। जानते हो बेटा, बोरैक्स जो होता है ना, ये बोरैक्स को टिंकल भी बोलते हैं। बोरैक्स का एक नाम टिंकल भी होता है और इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। ये होता है बोरैक्स। जबकि इसी को हम लोग बोलने लगते हैं रेसोराइट। रेसोराइट में वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो सिर्फ 4 होता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है Na2B4O7.4H2। ये फॉर्मूला हो जाता है क्या चीज का? तो रेसोराइट का फॉर्मूला हो जाता है। बोरन के एक्सट्रैक्शन के बाद हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में? तो बोरन के एक्सट्रैक्शन के बाद हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं इनके कंपाउंड्स के बारे में। लेकिन बोरन के कंपाउंड्स के बारे में हम बोलना शुरू करें उसके पहले एक बात सुनना। बोरन जो होता है, सब लोग ध्यान से, बोरन जो होता है वह नेचर में 2 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। एक को बोलते हैं ग्रे ब्लैक फॉर्म और एक को बोलते हैं डार्क ब्राउन फॉर्म। एक होता है जिसको बोलते हैं ग्रे ब्लैक फॉर्म और एक होता है जिसको बोलते हैं डार्क ब्राउन फॉर्म। अरे बेटा, ये जो डार्क ब्राउन फॉर्म होता है ना, यही वाला एमॉर्फस होता है और ग्रे ब्लैक जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म का कलर कैसा हो गया? ग्रे ब्लैक। और एमॉर्फस फॉर्म का कलर कैसा हो गया? डार्क ब्राउन। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है ना, वह केमिकली इनर्ट होता है। जो क्रिस्टलाइन वाला होता है वह केमिकली क्या होता है? इनर्ट होता है और वह काफ़ी हार्ड भी होता है। वह जो होता है वो काफ़ी हार्ड भी होता है। ठीक है, यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। यह हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। सुनना अंतिम लाइन, माने बोरन के बारे में। बोरन के बारे में अंतिम लाइन ये कि बोरन का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसमें 12 एटम बोरन का मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए हुए रहता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो बोरन का होता है ना, उसमें कितने बोरन के एटम इन्वॉल्व होकर एक यूनिट बनाए रहते हैं? 12 बोरन का एटम मिलकर एक यूनिट बनाया हुआ रहता है। इसको हम लोग आइसोसाहेड्रन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोला करते हैं? आइसोसाहेड्रन बोला करते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरन के कितने एटम आपस में जुड़े रहते हैं? 12 एटम जुड़कर एक यूनिट बनाते हैं और उस एक यूनिट को क्या नाम से पुकारते हैं? आइसोसाहेड्रन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, उसको हम लोग आइसोसाहेड्रन बोला करते हैं। आइसोसाहेड्रन जो होता है ना, उसमें 20 फेस होता है। आइसोसाहेड्रन में कितना फेस होता है? 20 फेस होता है। वो एक गोल, जैसे फुटबॉल में देखोगे तो कुछ 5 मेंबर और कुछ 6 मेंबर रिंग नहीं दिखते रहता है सरफेस पर, वैसे ही आइसोसाहेड्रन में ट्रायंगुलर शेप दिखते रहता है और वो ट्रायंगुलर शेप जो होता है उसमें टोटल फेस की संख्या कितनी होती है? 20 फेस होता है। ठीक है। अरे बेटा, कंपाउंड्स ऑफ बोरन में हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं बोरैक्स के बारे में। कंपाउंड्स ऑफ बोरन में कंपाउंड्स ऑफ बोरन में हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में? सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं बोरैक्स के बारे में। कंपाउंड्स ऑफ बोरन में सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में? बोरैक्स के बारे में। बहुत ध्यान से हर बात सुनते चलना। बोरैक्स के स्ट्रक्चर पर अभी तक 4 बार क्वेश्चन, 4 या 3 बार होगा। बोरैक्स के स्ट्रक्चर पर अभी तक 3 बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछ चुका है, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ध्यान से सुनते चलना, हम एक एक करके बोलते चलते हैं। जानते हो बेटा, बोरैक्स जो होता है ना, वह नेचर में 3 फॉर्म में पाया जाता है। एक को बोलते हैं प्रिज्मेटिक बोरैक्स। बोरैक्स जो होता है वो नेचर में 3 फॉर्म में पाया जाता है। एक को बोलते हैं प्रिज्मेटिक बोरैक्स। एक जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल बोरैक्स। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल बोरैक्स।
और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोरेक्स ग्लास। तीसरा होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, बोरेक्स ग्लास के नाम से पुकारते हैं। प्रिज्मेटिक बोरेक्स जो होता है ना वो डेकाहाइड्रेट, माने उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है। प्रिज्मेटिक बोरेक्स जो होता है Na2B4O7.10H2O होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स जो होता है उसमें सिर्फ 5H2O होता है, ये हो जाता है Na2B4O7.5H2O। जानते हो बेटा, इसको ज्वेलर्स बोरेक्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, ज्वेलर्स। जो ज्वेलरी बनाता है ना, सोना का जो ज्वेलरी बनाता है, वो लोग क्या करता है कि उसको बोरेक्स डाल के हीट करता है। बोरेक्स डाल के हीट करने पर वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है गोल्ड, जिसका डिजाइन आसानी से बनाया जा सकता है। तो ज्वेलरी बनाने में इसका यूज होने के कारण इसी को ज्वेलर्स बोरेक्स भी बोलते हैं। मेडिकल वाले लोग याद रख लोगे, यही ज्वेलर्स बोरेक्स है। मेडिकल वाले लोग ये जरूर याद रखना, ज्वेलर्स बोरेक्स यही है, अपना लिखते समय लिख लेना। और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोरेक्स ग्लास। बोरेक्स ग्लास इसका एनहाइड्रस फॉर्म है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं हुआ करता है। बोरेक्स ग्लास बोलते हैं Na2B4O7 को, इसी को बोला करते हैं हम लोग क्या चीज, बोरेक्स ग्लास बोला करते हैं, ठीक है। तो ये बोरेक्स के बारे में बताएं कि बोरेक्स जो होता है वो इतने फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब चलते हैं हम लोग बोरेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में, हम लोग चलते हैं बात करने के लिए क्या चीज के बारे में, बोरेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में। सुन बेटा, बोरेक्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो 1 बोरन, 2 बोरन, 3 बोरन, 4 बोरन। ये बोरन ऑक्सीजन, बोरन ऑक्सीजन, बोरन ऑक्सीजन, बोरन ऑक्सीजन, बोरन, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर ये दूसरा OH, ठीक है। और जानते हो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन ब्रिजिंग के रूप में, 4 बोरन एक प्लेन में है ना, तो एक ऑक्सीजन ऊपर के तरफ और ऐसा लिंकेज होता है, ठीक है। देखो ना, हर बोरन को 3-3 लाइन हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक OH माइनस इसको अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किए हुए है, और एक OH अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट किए हुए है, जिसके कारण यहाँ भी निगेटिव चार्ज और यहाँ भी निगेटिव चार्ज, जिसके कारण इन दोनों सेंटरों पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। और इसी निगेटिव चार्ज के साथ आयनिक लिंकेज से लगा हुआ रहता है एक Na+ इसके साथ और एक Na+ इसके साथ, तो 2 Na+ जो है इनके साथ लगा हुआ रहता है आयनिक लिंकेज से। तो यही जो आपके सामने हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, यह स्ट्रक्चर होता है क्या चीज का, तो यह स्ट्रक्चर होता है बोरेक्स का। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये स्ट्रक्चर होता है क्या चीज का, बोरेक्स का। ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक, यहाँ तक सभी लोगों को सब कुछ ठीक ठाक। सुनना बेटा अब ध्यान से, अब हम बोले थे बोरेक्स पर 3 बार क्वेश्चन आया है। तो पहली बार क्वेश्चन पूछा था कि बोरेक्स में बोरन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। बोरेक्स में बोरन का क्या बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अरे बेटा मजेदार बात यह है कि बोरेक्स में चारों बोरन का हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा होता ही नहीं है। देखो ना, इस बोरन के अगल बगल कितने लाइन दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है। तो बोरेक्स के बारे में सबसे पहला चीज याद रखना कि 2 बोरन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, जबकि बाकी बचे हुए 2 बोरन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या चीज है, sp3 है। माने 2 बोरन ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में है, जबकि 2 बोरन जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ है। इतना बात समझ में आ गया। एक साल क्वेश्चन पूछा था कि बोरेक्स में BOB लिंकेज की संख्या कितनी है, माने बोरन ऑक्सीजन बोरन लिंकेज कितना है। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 और ये 5। तो BOB लिंकेज की संख्या जो हो जाएगी, BOB लिंकेज की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बोरन ऑक्सीजन बोरन लिंकेज की संख्या क्या हो जाता है, 5। एक मजेदार चीज और बचा हुआ है। अरे बेटा, अगर स्ट्रक्चर देखकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिसाइड करना हो, स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है वैसा ही अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो जाएगा। देख तो यहाँ पर देखिए, तो 2 सोडियम है
4 ठो बोरन है B4 और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन देखोगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है? 5 ही दिखा OH के रूप में 9, माने ये हो गया यहाँ पर B4 और O9H कितना 4.8H2O। ध्यान देना, ये यहां से अगर हम लोग 4 हाइड्रोजन को 2 वाटर के साथ बाहर निकाल दें, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को 2 वाटर बनाकर बाहर निकाल दें, तो ये फॉर्मूला क्या बचा रह जाएगा? Na2B4O7 डॉट क्या चाहिए? 10H2O। अरे बेटा, हमको कहना ये है कि बोरेक्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वह मात्र बोरेक्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वह मात्र कितना होता है? 8 होता है। बाकी 2 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो मात्र कितना होता है? वह मात्र 8 होता है। बाकी के जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल के रूप में वो अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। माने अगर सही में ऐसे भी लिखना उचित नहीं है, अगर सही में लिखना चाहें तो ये Na2B4 और O5 और OH का होल 4 और ये .8H2O लिख दिया जाए। ये ज्यादा सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है बोरेक्स का जो अभी लिखे हैं। देखो तो जो जिस फॉर्म में है वही का वही लिख दिए हैं। ये B4 ऑक्सीजन के रूप में 5 और OH जो है वो कितना है? 4 है। लेकिन हम लोग वैसे नहीं, हम लोग ऐसे लिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर के हिसाब से वैसा ही उसका फॉर्मूला होता है। ये हो गया। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बोरेक्स के बारे में और भी बात करते चलते हैं। सुनो, बोरेक्स के बारे में और भी बात करना है तो 2 चीज और हमको कहना है। अगला चीज हमको कहना है कि इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ना वह नेचर में अल्कलाइन होता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है नेचर में कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। इसको जब हम लोग पानी से रिएक्शन करवा लें, Na2B4O7 को अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करवाएं तो ये होता क्या है कि वाटर का यहाँ से 2 OH लेकर, वाटर का 2 वाटर मॉलिक्यूल का 2 OH लेकर ये क्या चीज में बदल जाता है? 2 मोल NaOH में बदल जाएगा प्लस 2 ठो H लेकर वो क्या चीज में बदल जाएगा? तो H2B4O7 में बदल जाएगा। और ये H2B4O7 को अगर और वाटर मॉलिक्यूल मिल जाए, कितना? 5, ये इसको अगर 5 वाटर मॉलिक्यूल और दे दे तो यहाँ वाला वाटर मॉलिक्यूल का संख्या टोटल कितना हो जाएगा? 7। ये 7 वाटर मॉलिक्यूल इसको मिल जाए तो ये H2B4O7 के रूप में न दिखे, बल्कि हम लोगों को क्या चीज के रूप में दिखने लगे? H3BO3 के रूप में दिखने लगे। और ये इसका कितना मोल हम लोगों को मिल रहा होगा? 4 टेट्राबोरिक एसिड 4 मोल बोरिक एसिड देता है, तो ये इस रूप में मिली है। सुनना बेटा, जो एसिड बना है वो कमजोर है, जो बेस बना है स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली फॉर्म होने के कारण इसका एक्वस सॉल्यूशन जो हो जाता है वह नेचर में कैसा हो जाता है? इसका एक्वस सॉल्यूशन जो हो जाता है वो नेचर में अल्कलाइन हो जाता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन नेचर में कैसा हो जाता है? अल्कलाइन। और सुनो ना, तुम लोगों को बफर सॉल्यूशन पता है किसको बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं ये चीज पता है आप लोगों को? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं वैसे सॉल्यूशन को जिसमें थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस ऐड करने पर पीएच में चेंज न दिखाए। वैसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस ऐड करने पर पीएच में चेंज न दिखाए, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अरे बेटा, बफर सॉल्यूशन 2 तरह का होता था, याद कर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। अच्छा, एसिडिक बफर में क्या होता था? उठा के फेंक देना बाहर, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। एसिडिक बफर में होता था क्या चीज? एक वीक एसिड और उसी एसिड का बना हुआ एक सॉल्ट। अब बेसिक बफर में हो
सुन, अब इतना सुनने के बाद ध्यान दे, यहाँ पर हमारा वीक एसिड कितना मोल है? 4 मोल। इसमें से 2 मोल इसके साथ रिएक्शन करवा दे। ये बेस है, ये एसिड है, रिएक्शन करेगा तो इसका 2 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करके 2 मोल सॉल्ट बना लेगा और 2 मोल बचा हुआ क्या रह गया? वीक एसिड बचा हुआ रह गया। जानते हो बेटा, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन बफर के तरह भी बिहेव करता है। बोरेक्स को पानी में घोल दो तो वो बिहेव करने लगता है क्या चीज के जैसा? बफर के जैसा। क्यों भाई? क्योंकि इसको जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो सॉल्यूशन में 2 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और 4 मोल स्ट्रॉन्ग बेस बना। वो 4 मोल में से 2 मोल जाकर उस बेस के साथ सॉल्ट बना लेगा तो सॉल्यूशन में सॉल्ट भी हो गया अब बचा हुआ वीक एसिड भी हो गया। तो ये दोनों चीज मिलकर उस सॉल्यूशन को बिहेव करवाने लगेंगे क्या चीज के जैसा? बफर सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करवाने लगेंगे। ये इतना कहानी, इतना बात समझ में आ गया सभी लोगों को? एक चीज खाली हमको और बताना है बोरेक्स के बारे में। अरे बेटा, बोरेक्स के बारे में जो अंतिम लाइन हमको और बताना है वो क्या है जानते हो? वो है बोरेक्स का एक्शन ऑफ हीट। बोरेक्स का क्या चीज? एक्शन ऑफ हीट के बारे में बात करना है। सुनना, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं। ये बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है वो सुन। जैसे सब लोग का ध्यान हमारी तरफ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे लैब में हम लोगों को कोई सॉल्ट का टेस्ट करना है, तो सॉल्ट में मौजूद एसिडिक रेडिकल का टेस्ट अलग और बेसिक रेडिकल का टेस्ट अलग होता है। जैसे ये सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट का एक पार्ट एसिड से आया हुआ है, एक पार्ट बेस से आया हुआ है। ये बेस से आया हुआ पार्ट है ना, तो इसका टेस्ट, इसको एसिडिक रेडिकल, इसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। तो एसिडिक रेडिकल का अपना टेस्ट होता है और बेसिक रेडिकल का अपना टेस्ट। हम बेसिक रेडिकल का टेस्ट किए, आप पता चला कि बेसिक रेडिकल मैग्नीशियम है। एसिडिक रेडिकल का टेस्ट किए तो पता चला एसिडिक रेडिकल सल्फेट है, तो हमारा सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। तो सॉल्ट के बेसिक रेडिकल के टेस्ट में एक टेस्ट होता है बोरेक्स बीड टेस्ट। बेसिक रेडिकल को पहचानने में एक टेस्ट बोरेक्स बीड टेस्ट भी होता है। हम लोग करते हैं क्या कि बोरेक्स पाउडर ले लेते हैं और बोरेक्स पाउडर को प्लैटिनम वायर पे हीट करते हैं। प्लैटिनम का वायर लैब में इस तरह का, अगर आप लैब गए हो तो इस तरह का ग्लास का बना एक रॉड होता है और ये प्लैटिनम वायर निकला हुआ होता है, ठीक है। इस प्लैटिनम वायर को लेकर हम लोग ऐसे गॉज के रूप में ऐसे गोल बना देते हैं और उसको बोरेक्स पाउडर में डुबाकर और ऊपर करते हैं, तो थोड़ा सा पाउडर इसके ऊपर में जमा हो जाता है और इसको हम लोग हीट करते हैं। तो जो पाउडर इसके रूप में जमा था वो एक मोती के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बीड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर होने वाला केमिकल रिएक्शन ये होता है। जब हम लोग Na2B4O7 को हीट कर रहे होते हैं तो यह इधर बदल जाता है क्या चीज के रूप में? तो 2NaBO2 प्लस B2O3 के रूप में बदल जाता है। 2NaBO2 प्लस बदल जाता है क्या चीज के रूप में? B2O3 के रूप में। अरे बेटा, NaBO2 को क्या बोलते हैं? सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। और B2O3 को क्या बोलते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड। ये यहाँ पर जो बीड दिखता है ना, ग्लासी मास, बीड का ग्लास टाइप का शीशा मास दिखता है। ये जो ग्लासी मास दिखता है, ग्लास टाइप का मास दिखता है, वो यही दोनों केमिकल होता है, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। बेसिक रेडिकल के टेस्ट में अभी तक हम लोग किए क्या क्या है कि हमने प्लैटिनम वायर पे बोरेक्स पाउडर लिया था और उस बोरेक्स पाउडर को हमने हीट किया
जिसके कारण बोरेक्स जो है इस चीज में बदल गया है और वो देखने में ट्रांसपेरेंट मोती जैसा मांस दिखता है। अब जिस भी सॉल्यूशन का हमको टेस्ट करना है कि इसमें बेसिक रेडिकल क्या है, तो इस मोती बीड को उस सॉल्यूशन में डुबा देते हैं। अब फिर वहां से बाहर निकाल कर इसी प्लेटिनम वायर पे रख के और इसको हीट करते हैं। इस मोती के अगल बगल जो कलर दिखता है उस कलर के आधार पर पहचान लेते हैं कि इसमें बेसिक रेडिकल कौन सा था। सुनना काम की बात, जब हम लोग इस सॉल्ट को, इस बीड को किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो ये सोडियम वहीं रह जाता है और अंदर में जो बेसिक रेडिकल था उसके आयन यहां आ जाते हैं। कहने का मतलब अगर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहा होगा ना, तो बाहर निकालने के बाद वह केमिकल में सोडियम मेटाबोरेट नहीं रहा होगा बल्कि क्यूप्रिक मेटाबोरेट हो जाएगा। तो सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबाने के बाद केमिकली इसमें क्या चेंज हो जाता है ये समझ में आ गया, और वो बाहर के आयन आ जाने के कारण ही कलर अब क्या होने लगता है। ये जो अभी बात बोले वो ध्यान दिए। अगर आपसे पूछे कि हमने इसको इस सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाला था, अब बताओ वो कौन सा चीज में बदल गया, तो जवाब दे सकते हैं केमिकली इसमें कौन सा चेंज होता है ये याद रह गया। ये सोडियम उसी सॉल्यूशन में रह जाएगा और उस सॉल्यूशन के जो कैटायन थे वो यहां आ जाया करेंगे। ठीक ठाक। और इस टेस्ट को हम लोग बोलते कौन सा टेस्ट है, इस टेस्ट को हम लोग नाम देते हैं, इस टेस्ट को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, बोरेक्स बीड टेस्ट के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है। और ये बेसिक रेडिकल के टेस्ट में इसका यूज करते हैं हम लोग। अंतिम एक लाइन हमको ये कहना है कि अगर हम लोग बोरेक्स में, ध्यान से सुना बेटा, अगर हम लोग बोरेक्स को हीट कर दें क्या चीज के साथ, हमको लोग हीट कर दें H2O2 के साथ, बोरेक्स को हीट कर दें क्या चीज के साथ, H2O2 के साथ, तो वह सोडियम पर ऑक्सो बोरेट में बदल जाता है। बोरेक्स को हीट कर दें क्या चीज के साथ, तो वो क्या चीज में बदल जाता है, पर ऑक्सो बोरेट में बदल जाता है। ये सोडियम पर ऑक्सो बोरेट जो होता है ना, ये सोडियम पर ऑक्सो बोरेट जो होता है ना, ये क्लॉथ के व्हाइटनर के रूप में यूज किया जाता है। यह क्लॉथ में यूज किया जाता है क्या चीज के रूप में, व्हाइटनर के रूप में। वॉशिंग सोडा के साथ थोड़ा सा ये मिला देने पर, या ये मिला हुआ वॉशिंग सोडा जो होता है उसका दाम थोड़ा ज्यादा होता है, कपड़े, उजले कपड़े थोड़े और ज्यादा चमकदार हो जाते हैं। व्हाइटनर के रूप में वो यूज किया जाता है ये चीज का, क्या चीज का, सोडियम पर ऑक्सो बोरेट का। ठीक है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे बोरिक बीड टेस्ट और बोरेक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे बेटा, बोरेक्स से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोरेक्स से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा अगले ही लेक्चर में, बोरेक्स के बाद अगला चर्चा हम लोग अगले ही लेक्चर में करेंगे।